गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे सिजोफ्रेनिया मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट हेडिंग पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सीजो एक मिनट बेटा, सीजोफ्रेनिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया में हमने मेनली चार क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। जो पहला था क्या बेटा? पहला था पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। दूसरा था सिंपल सीजोफ्रेनिया, सिंपल सीजोफ्रेनिया। और तीसरा था कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, कैटा कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। और फोर्थ था हेवाफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, हेवाफ्रेनिक सीजो हेवाफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। चार प्रकार के हमने सीजोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस किया था। जो हमने बोला था कि पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया क्या होता है? जिसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन सिम्टम्स दिखते हैं। और सिंपल सीजोफ्रेनिया क्या बेटा? जिसमें निगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं, जिसमें हमने बोला था कि लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ कम्युनिकेशंस, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सीजोफ्रेनिया में। दूसरा था इसमें कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में हम मोटार जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जैसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा या बहुत ज़्यादा स्टूपर शांत रहेगा, अगर वन हैंड एक ही पोजीशन पे लंबे टाइम तक खड़ा रहेगा, वो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में हमने पढ़ा था। और जो हेवाफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया में हमने देखा था, हेवाफ्रेनिक जो सीजोफ्रेनिया रहेगा उसमें पेशेंट कैसा रहेगा कि पेशेंट्स पागल जैसे दिखेगा, डिसऑर्गेनाइज दिखेगा। ठीक है, ये तो सोशल जो पब्लिक प्लेस पे यूरिनेट करना, मास्टरबेट करना, ठीक है, गंदे कपड़े पहनना, गर्मी में भी गर्म कपड़े पहनना, ठंड में ठंड कपड़े, हल्के कपड़े पहनना। ठीक है, ऐसे करके जो जो पेशेंट्स रहेंगे वो कौन से कैटेगरी में रखा गया है क्लासिफिकेशन में? हेमाफ्रेनिक्स सीजोफ्रेनिया बोला गया है। ठीक है, अब इसके आगे भी हम कुछ सब क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे, सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे, जो 5 या 6 प्रकार के होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो सबसे पहला है, आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशंस क्लियर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, सब टाइप्स ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। ठीक है, सब टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया। सबसे पहला है रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया। रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया, रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया पहले समझ लेते हैं रेजिडुअल शब्द का मतलब क्या है। रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया में ऐसा है कि एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होगा तो आपको पता है अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको फीवर आएगा। ठीक है, अगर नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन हुआ है तो सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा। ठीक है,
फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, अगर उसको भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे क्या है, बॉडी पेन रहेगी, बॉडी वीकनेस रहेगा, ठीक है। पर वो कंटिन्यूसली क्या ले रहा है, टेबलेट ले रहा है। जब टेबलेट कंटिन्यूसली ले रहा है तो उसका फीवर क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसका बॉडी पेन कंटिन्यूसली बना रहेगा, रेसिडेंशियल रहेगा। तो है ना, मतलब कि फीवर तो ठीक हो गया है, लेकिन बॉडी पेन वीकनेस जो है अभी ठीक नहीं हुआ है। तो जो ठीक नहीं हुआ है ना, जैसे बॉडी पेन हो रहा है और वीकनेस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल। यहाँ पे ऐसे ये मान ले कि दो मेंटल डिसऑर्डर्स पेशेंट्स को पहले से है, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम्स दोनों हैं पेशेंट्स के अंदर। तो पॉजिटिव सिम्टम्स का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर जो निगेटिव सिम्टम्स रहता है जिसमें टाइम लगता है, तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। यही चीज को हम लिख लेते हैं। पेशेंट्स रिप्रेजेंट पेशेंट represent positive and negative symptoms at time of at time of onset of schizophrenia, schizophrenia, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट्स को कैसा प्रेजेंट हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स दोनों प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, ठीक है। देन क्या होता है, सेकंड लाइन, पॉजिटिव सिम्टम्स gradually subside ठीक है। जो पॉजिटिव सिम्टम्स रहेंगे उसका जो प्रोग्नोसिस रहता है वो गुड होता है, इस वजह से ये जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स का जो प्रोग्नोसिस होता है वो कैसा होता है, वो बैड होता है, इसलिए उसका जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो कंटिन्यूस रहेगा। नेगेटिव सिम्टम्स आर persistent, नेगेटिव सिम्टम्स आर कंटिन्यूसली परसिस्टेंसली रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा आप लोग, ताकि चीजें क्लियर रहे बेटा। बार बार थ्योरी आपको शायद ही यूट्यूब में ना मिले, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेटेंट सिजोफ्रेनिया। लेटेंट सिजोफ्रेनिया क्या होता है, लेटेंट सिजोफ्रेनिया में बेटा ये होता है हिडन टैलेंट, हिडन, इसको हिडन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम हिडन सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि अचानक से, जैसे कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अचानक से उसको सिजोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स अपीयर होंगे और फिर धीरे से सबसाइड हो जाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएंगे, उसको बोलेंगे लेटेंट सिजोफ्रेनिया। लेटेंट सिजोफ्रेनिया किसे बोलते हैं, कि ऐसे सिम्टम्स जो स्ट्रेसफुल मोमेंट में अपीयर होंगे एंड देन क्या होगा, उसको फिर वो सबसाइड हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की
मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप कभी फॉरेन में 20 साल 50 30 साल से आप रह रहे हैं, ठीक है, खूब पैसा वैसा कमाया है, खूब बहुत ढेर सारी दौलत कमाई है, और अचानक से आप यहाँ आ जाइए अपने होम टाउन में और रेलवे स्टेशन से घर जाएंगे, तो जो भी ऑटो वाला रहेगा आपको देख करके, है ना, टाई वाई एकदम बढ़िया, कोट पैंट सब प्रोफेशनल लगोगे कि एक अमीर घर के हो, क्योंकि पैसा है तो अमीर घर के ही हो गए। तो वो लगेगा कि आप फॉरेनर हो, यहाँ के नहीं हो। तो अचानक से वो बोलेगा जहाँ 200 की जगह वो 2000 बोल देगा कि नहीं सर 2000 लगता है। तो आप अचानक से बोल दोगे नहीं नहीं 2000 नहीं लगता है, तुम बेवकूफ, ये उससे झगड़ा करने लगोगे। अचानक से सिजोफ्रेनिया वाले सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेसफुल मूवमेंट में। तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट सिजोफ्रेनिया या हिडन सिजोफ्रेनिया या हिडन सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं इसको। सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स इन सिजोफ्रेनिया symptoms in सिजोफ्रेनिया, कुछ गलत लिख दिया। सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स इन नॉन डोमिनेंट from and person live as normal life, ठीक है। देन क्या होगा, सेकंड लाइन क्या होगी, सिम्टम्स डोमिनेंट एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, symptoms dominated at the time of स्ट्रेस, ठीक है। देन क्या होगा बेटा, ग्रेजुअली क्या होगा, सबसाइड होगा, ठीक है, ग्रेजुअल सबसाइड when stress resolve, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस रिजॉल्व हो जाएगा, तब सिम्टम्स डिसअपियर होंगे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, लेटेंट सिजोफ्रेनिया का क्या होता है, सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स इन नॉन डोमिनेटेड फ्रॉम एंड पर्सन्स लाइव एज अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। उसके नॉर्मल लाइफ में सिम्टम्स कैसे रहेंगे, नॉन डोमिनेटेड रहेगा, दिखेगा ही नहीं कि इसको पेशेंट्स को सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स डोमिनेटेड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, जैसे ही उसको स्ट्रेस आएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आएगा तो वो सिम्टम्स क्या हो जाएगा, डोमिनेटेड हो जाएगा, शो होने लगेगा, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली सबसाइड व्हेन स्ट्रेस रिजॉल्व, जैसे ही आप ऑटो वाला बोल देगा ठीक है साहब आप 200 ही दे दीजिए, ठीक है, मत दीजिए, होगा 2000 रुपए, तो आप धीरे धीरे जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट सिजोफ्रेनिया, क्या बोलेंगे बेटा, लेटेंट सिजोफ्रेनिया या हिडन सिम्टम्स भी बोलेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट है एक, पहले हम पढ़ते थे सिजोटाइफल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्या पढ़ते थे बेटा,
सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। पहले एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते थे हम, सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में पढ़ते थे। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। अब इसका रीनेम करके इसको लेटेंट सीजोफ्रेनिया के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हमने पढ़ा है। किस नाम से जाना जाता है? रीनेम कर दिया है, ठीक है, लेटेंट सीजोफ्रेनिया के नाम से भी अब जानने लगे हैं, पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता था? ओड बिहेवियर एंड ओड बिलीव्स, ठीक है। क्या होता था बेटा? ओड बिलीव्स एंड ओड बिहेवियर देखने को मिलता था। ओड बिहेवियर और ओड क्या मिलता था? ओड बिहेवियर और ओड बिलीव देखने को मिलता था, ठीक है। अब इसको कैसे मैं समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसमें मतलब कि अभी अगर देखा जाए बेटा, एक लाइन और इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें और क्या देखने को मिलता है? लेटेंट सीजोफ्रेनिया में क्या था? एपिसोडिक डिल्यूजन, एंड hallucinations in stressful सिचुएशन, ठीक है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन देखने को मिलता था स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट्स आता है, ठीक है, एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझ लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक पेशेंट्स आता है, आप पेशेंट्स देखने में पैसे वाला लगता है, अच्छा रिच फैमिली का लगता है ना। तो आप पेशेंट से पूछते हैं कि आपके कितने बेटे बेटी हैं। तो पेशेंट्स का जो अटेंडर रहेगा, माता पिता जो भी रहेगा, तो वो बोलेगा कि मेरे एक लड़की है, ठीक है। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई साहब आपकी बेटी सरकारी स्कूल में जाती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती है, जनरली आपकी बात हो रही। तो जो पेशेंट्स रहेगा वो बोलेगा कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में जाती है, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाती है। तो आप बोलोगे कि आपके पास तो इतने पैसे हैं, फिर आप तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। बोलेगा कि हाँ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं भेजता हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो ड्रेस होती है स्कूल की वो बहुत छोटी होती है, और सरकारी स्कूल की जो ड्रेस होती है वो कैसी होती है? वो लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है ना। आप लोगों को यहाँ तक पेशेंट्स की बात कैसी लग रही है? एकदम सही लग रही है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है कि स्कर्ट छोटी है इसलिए वो अपनी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना चाहता। लेकिन अगर पेशेंट्स इसी यहाँ तक तो बोलता है, पर आगे भी बोलेगा कि एक बात और भी है कि अगर प्राइवेट स्कूल में जाएगी, स्कर्ट छोटी रहेगी, फिर उसको मच्छर काटेंगे, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाएगा और मेरी बेटी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मेरी बेटी की डेथ हो जाएगी। तो ये ऑड बिहेवियर और ऑड बिलीव्स उसका रहेगा, उसको हम बोलेंगे सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। आई थिंक आपको ये पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनडिफरेंट सीजोफ्रेनिया। कौन सा नंबर है? 4th नंबर है ना बेटा। अनडिफरेंट सीजोफ्रेनिया में मतलब कि जो अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है बेटा, चाहे वो पैरानॉइड हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कैटाटोनिक हो, चाहे हेवाफ्रेनिक हो, चाहे लेटेंट हो, चाहे रेजिड्यूअल हो, जितने भी प्रकार के सीजोफ्रेनिया हमने पढ़ा है, आप उसमें देखो पेशेंट्स अपने आप को हार्म पहुंचा रहा कि दूसरे को पहुंचा रहा?
सभी में लगभग पेशेंट्स क्या कर रहा है, खुद को ही, अपने आप को ही क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। और दूसरी बात कि इसमें जो सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया ने, मतलब कि जो सिम्टम्स ना मिले सिजोफ्रेनिया के, तो वो सारी कैटेगरी इसमें अनडिफरेंशिएट में डाल दी गई है। ठीक है, जैसे कि इफ सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इन अबाउट मेंशन सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो वो इसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, इफ द सिम्टम्स, if symptoms of patients cannot be differentiated in mention subtypes of schizophrenia of schizophrenia। ठीक है, तो मतलब कि अगर जितने भी प्रकार के हमने सिजोफ्रेनिया पढ़े हैं, अगर उनमें कोई भी सिम्टम्स कैटेगराइज नहीं हो पा रहे हैं कि ये इसका है, ये इसका है, तो सिम्टम्स तो सिजोफ्रेनिया के ही हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे बेटा, अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया में रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया। प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया, प्रोपोफ प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया क्या होता है बेटा, कि जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से आसमान से गिरे और खजूर में लटकने वाली बात रहती है प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया में। इसमें पेशेंट्स जन्मजात से ही क्या रहता है, मेंटल डिसऑर्डर रहेगा। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर मतलब कि उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेंटल रिटार्डेशंस, मतलब जन्मजात से ही पागल रहेगा, मेंटल डिसऑर्डर उसको रहेगा, मेंटल रिटार्डेशंस पेशेंट रहेगा। और जैसे ही 13 से 25 साल की उम्र में रहेगा तो उसको सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर से गिरे और खजूर में लटके। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपोफ सिजोफ्रेनिया। तो इसको लिख लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेशंस, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, या तो आप हिंदी में आप लोग लिख लो, पहले से पागल था, जन्म, है ना, पहले से पागल होना। ठीक है, पहले से ही पागल होना। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, लेटर हैव सिजोफ्रेनिया। लेटर हैव सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एज कितनी रहेगी, 13 से 50 ईयर के आसपास। ठीक है, साल में। या तो इसको फिर हम ये भी बोल देंगे कि डबल पागल, डबल मेंटल डिसऑर्डर, है ना, जन्म से ही वो पागल था और फिर उसको क्या हुआ, 12 से 25 साल की उम्र के बीच में उसको क्या हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपोसिजोफ्रेनिया किसे कहते हैं, तो पहले से ही, है ना, जन्मजात से ही क्या था,
मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट था, उसको फिर क्या होगा, लेटर हैव सिजोफ्रेनिया, उसको सिजोफ्रेनिया हो जाना इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट है वॉग गॉग सिजोफ्रेनिया। वॉग गोग सिजोफ्रेनिया, वॉग गॉग सिजोफ्रेनिया है। इसमें सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हार्म टू ऑन सेल्फ्स। जितने भी प्रकार के हमने सिजोफ्रेनिया पढ़े हैं उसमें पेशेंट्स क्या कर रहा है, खुद को हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पेशेंट्स, आप फॉर एग्जांपल आप इतना समझ लीजिएगा, अगर किसी को 10 बार आप बोलोगे कि ये काम कर लो, ठीक है, या फिर किसी को बोल दो कि आपको कोई मान, ये तो आप कोई भी काम कर दो कि मुझे एक गिलास पानी दो, वो ला के दे दिया, फिर एक गिलास पानी दो, वो ला के दे दिया, ऐसे करके 10 बार करोगे तो जो देने वाला है वो इरिटेट हो जाएगा। अब सोचो जो मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट रहते हैं बेटा, तो वो दिन रात उनको हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डिल्यूजन्स, कितने सारे उनके थॉट्स इतना हाइपर रहते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, खुद को हार्म पहुंचाते हैं, यहाँ इवन यहाँ तक कि वो खुद को डेथ, मतलब खुद को भी मारने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे पेशेंट्स जो खुद को मारने की या खुद को हार्म पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है वॉग गॉग सिजोफ्रेनिया। क्या बोला जाता है, वॉग गॉग सिजोफ्रेनिया भी सिजोफ्रेनिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिखते हैं सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिक पेशेंट हार्म टू ऑन सेल्फ। ठीक है, खुद को हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, अटेम्प्ट टू डेथ या सुसाइड। ठीक है, खुद को मारने की कोशिश करेंगे या सुसाइड, जान से मरने की कोशिश करेंगे, सुसाइड। ठीक है, रिस्क ऑफ सुसाइड, इसको ऐसा लिख लो, सुसाइड ही लिख लो बेटा, एक ही वर्ड यूज लिखो। ठीक है, रिस्क ऑफ सुसाइड इन सिजोफ्रेनिया। ठीक है, कितने परसेंट है बेटा, 10%। ठीक है, जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें 10% क्या करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं पहले, पर अभी कुछ केसेस कम हुए हैं बेटा, इसलिए 8% हैं। ठीक है, नाउ डे। ठीक है, अभी के कितने केस हैं, 8%। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी अभी भी पूछा जाता है कि सिजोफ्रेनिया में कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट जो पेशेंट है अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड के लिए। तो कितना कर रहे हैं, 9। अभी अगर अभी का पूछा जाए तो 8% कर रहे हैं। अगर जो पुराना पूछे कि पहले कितने किए जाते थे तो 10% के आसपास किए जाते थे। ठीक है, अगर 10% नहीं है तो 11% रहेगा या 9% रहेगा। अगर इसमें 9 डे में 8% है, 7% है, ऐसे करके बोला जाता है। 9 डे होगा तो 8% रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक आपको पूरी क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सिजोफ्रेनिया। प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि मान लीजिए कि आपसे कोई पूछा कि मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, आप पेशेंट आने के बाद पहला क्वेश्चन क्या रहता है पेशेंट के अटेंडरों का कि डॉक्टर साहब क्या मेरा मरीज ठीक हो जाएगा।
ये कब तक में ठीक हो जाएगा? तो आप किन सिम्टम्स को देखकर ये बोल सकते हो अटेंडर से कि हाँ ये पेशेंट्स ठीक हो जाएगा और जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? और किन सिम्टम्स को देखकर आप बोल पाओगे कि इस पेशेंट्स को ठीक होने में टाइम लगेगा, या तो ये सिम्टम्स लगभग ठीक नहीं होते हैं, कुछ कम हो जाएंगे पर ठीक नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्नोसिस ऑफ फैक्टर सीजोफ्रेनिया। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोग्नोसिस ऑफ सीजोफ्रेनिया। क्या बोलेंगे? प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सीजोफ्रेनिया। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सीजोफ्रेनिया। प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सीजोफ्रेनिया, ठीक है? तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है? तो प्रोग्नोसिस फैक्टर ऑफ सीजोफ्रेनिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है गुड और दूसरा बैड, यानी कि गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस फैक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुड, यहाँ पे लिख लेते हैं बैड, ठीक है? तो नेक्स्ट पहला है जो हमने पढ़ा था, गुड प्रोग्नोसिस किसमें था? पॉजिटिव सिम्टम्स में था। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और किसमें था बेटा? कैटाटोनिक सिम्टम्स, कैटाटोनिक सिम्टम्स, ठीक है? ये कैसे होते हैं बेटा? जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है नेगेटिव सिम्टम्स। बैड प्रोग्नोसिस किसका था? नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है? और इसमें और क्या था? डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज सिम्टम्स, ठीक है? नेक्स्ट, ये एज में बेटा किस एज में लगभग जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं? लेटर एज में, ठीक है? कौन से? लेट ऑनसेट एज में ठीक होने की ज्यादा संभावना रहती है। पॉजिटिव या गुड प्रोग्नोसिस होता है, तो लिख लेते हैं 35 से 45 ईयर तक के जितने भी पेशेंट्स रहेंगे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है? लेट ऑनसेट, ठीक है? लेट ऑनसेट। और बैड प्रोग्नोसिस किस में रहेगा बेटा? अर्ली एज में, ठीक है? अर्ली एज में, तो 13 से 25 ईयर्स, ठीक है? जिसे हम बोलेंगे अर्ली ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट में, ठीक है? सही बात है भाई। इसमें 35 से 40 तक न शादी करने की प्रॉब्लम है, ठीक है? न पढ़ाई लिखाई करने की प्रॉब्लम है, सिर्फ क्या करने की है? पैसा कमाने की है, परिवार को खुश रखने की है, ठीक है? और फैमिली भी सपोर्ट करती है इस एज ग्रुप में, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन पढ़ाई करने की है, फ्यूचर प्लानिंग करने की है ना? कैसे सक्सेस पाना है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, इसलिए इसको बैड प्रोग्नोसिस में रखा गया है और इसका बैड प्रोग्नोसिस होता भी है, ठीक है? नेक्स्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी वाली लाइफ। अगर ये वाली एज सफर गई ना बेटा, तो बाकी जो 70 साल है ना वो आराम से और मजे से गुजरते हैं। अगर ये बिगड़ गई ना तो पूरी लाइफ खराबी हो जाती है। इसलिए इस उम्र में आपको पढ़ाई लिखाई और अपने गोल की ओर देखना चाहिए, ठीक है? कहते हैं कि मिलेगी मंजिल परिंदों को,
ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। मिलेगा मंजिल परिंदों को, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कुछ ऐसा है कि इस एज में अगर आप जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, पॉजिटिव थॉट रहेगा, ठीक है, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है, अब ये बताइए कि मैरिड में ज्यादा होगा कि इनमैरिड में, अनमैरिड में होगा? सबसे ज्यादा मैरिड में गुड प्रोग्नोसिस किस में होगा बेटा? मैरिड में। ठीक है, क्यों होगा मैरिड में? क्योंकि वाइफ रहेगी, सेवा करेगी, खाना पीना टाइम टू टाइम बना के खिलाएगी, दूसरी आपको इमोशनल सपोर्ट करेगी। ठीक है, अनमैरिड में कोई करेगा क्या? नहीं करेगा बेटा। ठीक है, अनमैरिड का बैड प्रोग्नोसिस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉय वाले का प्रोग्नोसिस अच्छा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट्स का होगा? एम्प्लॉयमेंट्स का अच्छा होगा। ठीक है, पैसे आते जाएंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड का, अनएम्प्लॉयड का नहीं होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अगर नॉर्मल थर्ड वेंट्रिकल है तो गुड प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है, डायलेटेड थर्ड वेंट्रिकल, डायलेटेड थर्ड डायलेटेड थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो उसका बैड प्रोग्नोसिस रहेगा। नेक्स्ट है, मेल में ज्यादा होगा कि फीमेल में होगा? तो फीमेल, मेल से ज्यादा होशियार फीमेल होती है बेटा। ठीक है, और मैन में कम होगा बेटा। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स टू रिजॉल्व सिजोफ्रेनिया फास्टली, गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स कैटाटोनिक्स। ठीक है, 35 से 40 ईयर्स, लेट ऑनसेट्स। ठीक है, इन सारी को देख करके और इनको देख करके आप कह सकते हो कि सिजोफ्रेनिया जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कब 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 कैसे जल्दी से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है बेटा और प्रोग्नोसिस फैक्टर्स हैं। तो थैंक यू सो मच, हमारी वीडियो के साथ बने रहें, है ना? और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।